Good morning all of you. Welcome again to Super 100 classes. पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक कैथोड और एक एनोड यानी दो हाफ सेल होते हैं और वो दोनों हाफ सेल मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं जिसमें एक विभवांतर या एक पोटेंशियल डेवलप होता है। तो आज की क्लास में हम उस पोटेंशियल के बारे में समझेंगे कि वो पोटेंशियल किस तरह डेवलप होगा, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पोटेंशियल को अगर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करना हो तो उसको हम किस रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं, जिसको हम नर्न्स इक्वेशन के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसा हमने कल समझा था कि अगर हमें कभी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डेवलप करना है तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रोड को उसके विलयन में डुबोते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा हाफ सेल हम लेंगे, इन दोनों को हम इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करते थे और बीच में यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु होता था। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड है इसको एनोड कहा गया और जो राइट हैंड साइड वाली थी इसको हमने कैथोड कहा था। कैथोड पर रिडक्शन या अपचयन या हम कहें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, जबकि एनोड पर ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक सांकेतिक चित्र हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे और कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। हमने कल ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जबकि अगर हम विद्युत धारा के प्रवाह की बात करें यानी करंट के फ्लो की बात करते हैं तो वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। ये हम डैनियल सेल या एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखिए, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को या किसी धातु की पत्ती को उसके आयन में डालते हैं, यानी जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिंक का और ये मेरे पास जिंक सल्फेट है, तो मैंने जिंक धातु की पत्ती को उसके जिंक सल्फेट आयन में डिप किया, डुबोया। जब हम किसी धातु की पत्ती को उसके आयन के विलयन में डुबोते हैं तो जो धातु है या तो वह ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी या वो धनावेशित हो सकती है। और इस धातु और विलयन में डुबोनों की वजह से एक पोटेंशियल या एक विभव डेवलप होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर कभी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब धातु की पत्ती को आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। और धातु तथा विलयन के मध्य विभव
उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यह विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघटय की प्रकृति तथा दाब और ताप की परिस्थितियों पर निर्भर कर सकता है। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? सबसे पहला विलयन की सांद्रता पर, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट तथा धातु की प्रकृति, यानी उसका नेचर। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे भी यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्भर कर सकता है। अब जो धातु है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली है या वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाली है। तो इसके आधार पर हम इस पोटेंशियल को दो तरीके से लिख सकते हैं। समझिए, अगर हमारे पास कोई धातु है M और यह M N+ में कन्वर्ट हुई, जिसमें इसने N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो यहां पर लगने वाला जो पोटेंशियल होगा, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई आयन Mn+ हम ले लेते हैं, जो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके M सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो यह यहां पर लगने वाले विभव को हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में लगा है, उतना ही रिडक्शन में भी लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो OP है यह RP के बराबर होगा, किंतु अगर OP+ है तो RP की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर हम कहें कि लेट्स से OP हमारे पास में +0.42 वोल्ट है, तो RP -0.42 वोल्ट होगा। एग्जाम्पल, +0.42 वोल्ट अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.42 वोल्ट होगी। या इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.60 वोल्ट है, तो रिडक्शन पोटेंशियल +0.60 वोल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागने और उसको ग्रहण करने के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो तरीके का हो सकता है। एक है ऑक्सीडेशन विभव, दूसरा है अपचयन विभव, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर इस पोटेंशियल को हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोल पर लीटर विलयन में नापते हैं, तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर हम IUPAC के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन विभव है, यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल है, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। एक और चीज आप यहां पे ध्यान रखेंगे
कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है यानी ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है कि उसकी ऑक्सीकरण की प्रकृति उतनी अधिक होगी, यानी उसका ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी। इसी प्रकार से अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब जो रिडक्शन यानी अपचयन है वो बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड की तरह व्यवहार करती है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब हुआ प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन और यहां पर मोलारिटी हमें दी हुई है 1 मोल पर लीटर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रोड विभव हमें पता चल गया तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसी भी सेल को के लिए जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है तो वहां पर कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होती हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिनका पोटेंशियल फिक्स होता है। तो हम यहां पर नेक्स्ट में हम पढ़ सकते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होंगी जिनका पोटेंशियल फिक्स होगा और अगर हम इसको किसी सेल के साथ में जोड़ें तो वहां पर इसके द्वारा हम इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसे पहला है हमारे पास में NHE। NHE का मतलब है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिसको हम सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। NHE को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है, यानी यह प्राथमिक संदर्भ इलेक्ट्रोड मानी जाती है। यहां पर एनोड और कैथोड पर अगर हम अभिक्रियाओं की बात करें तो H2 गैस 2H+ में परिवर्तित होगी। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड की अभिक्रिया हुई और कैथोड पर 2H+ H2 गैस में परिवर्तित होती है, ये हुआ कैथोड। और जब ये रिडक्शन होगा तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर गेन करता है। अगर हम यहां पर इसके इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होता है। ये एक सामान्य ताप पे हम बात कर रहे हैं तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, 0 हुआ। और अगर हमें कभी इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लैटिनम हाइड्रोजन और यहां पर इसका कुछ प्रेशर है ATM में और इसको हमने H+ के विलयन में डिप किया हुआ है जिसकी सांद्रता 1m है। तो यहां पर अगर हम इसका 1m HCl का विलयन लेंगे तो प्लैटिनम की जो पत्ती है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का बुदबुदन हमें मिल सकता है या हम उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। दूसरा है हमारे पास SHE। SHE का मतलब हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या इसको आप मानक
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो यह वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, अगर हम देखें, जिसमें H2 गैस का जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है और H+ आयन की जो सांद्रता है यह 1 मोलर है। अगर हम यहां पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या विद्युत वाहक बल निकालते हैं तो इसमें EMF की जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट होती है। इसी प्रकार से हम एक तीसरी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड के लिए यूज कर सकते हैं जिसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसको हम कहेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो अगर कभी कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यानी एक द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड हम इसे कहेंगे। इस इलेक्ट्रोड का निर्माण करने के लिए हम एक नली में पारे के ऊपर मरकरी तथा मरकरी क्लोराइड का पेस्ट भरते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें इस इलेक्ट्रोड के लिए, अगर हम संरचना को देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास यहां पर ठीक है, ये यहां से ओपन है बेटा, तो यहां पर हम इसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हुआ लवण सेतु के लिए, और इसमें हम यहां पर भर देते हैं पारा यानी मरकरी। इसके ऊपर हम यहां पर एक पेस्ट डालते हैं और वो पेस्ट किसका होगा? वो पेस्ट है यहां पर मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 प्लस मरकरी का पेस्ट, और इसको हम यहां पर संतृप्त विलयन लेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे पास रहेगा KCl का, तो यहां पर सैचुरेटेड KCl का विलयन है, और इसमें हम यहां पर एक प्लैटिनम की वायर को डिप कर देते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास एक प्लैटिनम की वायर हो गई। तो KCl की सांद्रता के आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर इसका जो विभव है वह कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हुआ Hg को मैंने किस में भरा हुआ है? Hg2Cl2 के विलयन में डुबोया हुआ है, और दूसरी साइड में हमें कौन मिलेगा? यहाँ पे क्लोराइड आयन मिलेगा जो जलीय अवस्था में हमें मिलने वाला है। यहां पर जो KCl की कंसंट्रेशन है अगर हम उसकी बात करें तो वो 1 नॉर्मल भी हो सकती है और डेसी नॉर्मल यानी 0.1 नॉर्मल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर मुझे कभी किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो इनमें से हम कोई भी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को उस सेल के साथ में जोड़ेंगे। इनका मानक फिक्स है, इसलिए जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमें उस सेल का पोटेंशियल बताएगी। अब हमने यहां पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है वो है नर्न्स इक्वेशन, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्न्स समीकरण देखिए, जो नर्न्स इक्वेशन है ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन और जो पोटेंशियल है उसके मध्य रिलेशन को बताती है। तो नर्न्स इक्वेशन है क्या? किसी भी सेल के लिए अगर हम ई सेल निकाल रहे हैं, यानी अगर मैं वहां पर EMF की वैल्यू को निकालूंगा तो वो होगा
E naught cell minus 2.303 RT upon NF log base 10 concentration of oxidizing species upon concentration of reducing species यानी रिडक्शन, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं concentration अगर कोई राइट हैंड साइड में है और concentration अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो। अब इसमें अगर हम ई सेल को समझें तो ई सेल है ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? ई सेल क्या है? अगर आप किसी सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कर रहे हैं तो जो भी पोटेंशियल हमें मिलेगा उसे हम ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे। वहीं पर अगर हम ई नॉट सेल की बात करें तो ई नॉट सेल है हमारे पास में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी मानक सेल विभव। अब ये जो ई नॉट सेल है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, इसको हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहला है, अगर मैं ई नॉट सेल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई कैथोड में से एनोड को आप माइनस कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जो दोनों वैल्यू हैं वो आपके पास में रिडक्शन वाली यानी अपचयन वाली होनी चाहिए। इसके अलावा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा ये होगा ई नॉट ऑफ एनोड, और एनोड में कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, और कैथोड में कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मापन कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है ई नॉट सेल, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ई नॉट एनोड, लेकिन कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ई नॉट कैथोड, और ये भी क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास में तीन अलग अलग एक्सप्रेशन है। इन तीनों में से हम कोई भी एक अपनी इच्छा के अनुसार जो हमें लगता है कि हम उसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, चाहे कैथोड माइनस एनोड ले लें, एनोड प्लस कैथोड ले लें, या एनोड माइनस कैथोड ले लें, कोई भी एक इनमें से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता है या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। यहां पर अगर हम R की बात करें तो R जो है ये एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। जो T है ये टेम्परेचर या ताप है, जो केल्विन में दिया होगा। इसी प्रकार से जो N है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। या अगर हम चेंज को थोड़ा सा और इजी कर दें तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए वो N की वैल्यू है। F जो है ये हम पढ़ चुके हैं, ये 1 फैराडे है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है, और यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये यहां पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम विलियन की बात करें, और अगर विलियन हम गैस की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम
प्रेशर ऑफ गैस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें इस नन्स इक्वेशन को समझना है और इसी के आधार पर यहां पर क्वेश्चंस को करना है। जल्दी से नोट डाउन करें। ठीक है, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं बेटा। हमें कहा गया है, एक अभिक्रिया हमें दी हुई है जिसमें 2 सीरियम 4+ को कोबाल्ट के साथ अभिक्रिया कराने पर 2 सीरियम 3+ और कोबाल्ट 2+ मिलता है। हमें कहा गया है यदि E0 सेल का मान 1.89 वोल्ट है और हमें यहां पर कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट का मान दिया हुआ है -0.28 वोल्ट। तो हमें बताना है कि सीरियम 4+ से सीरियम 3+ का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो यहां पर कितना हो सकता है। तो ये हमारे पास एक सेल दिया हुआ है और हम देख सकते हैं कि यहां पर जो सीरियम है वो +4 से +3 की तरफ जा रहा है। तो सीरियम यहां पर 4+ से 3+ की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सी इलेक्ट्रोड हुई, ये हुई कैथोड। हम देख सकते हैं कि कोबाल्ट 2+ में परिवर्तित हुआ यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड होगी हमारे पास में, एनोड। अब हमें यहां पर 2+ से कोबाल्ट यानी हमें ये क्या दिया हुआ है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, ऑल्दो कोबाल्ट यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है बट जो वैल्यू मुझे दी हुई है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं है, वो मेरे पास में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, क्योंकि कोबाल्ट 2+ से कोबाल्ट क्या हमें निकालना है। 4+ से 3+ का मतलब यहां भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। तो हम सिंपल यूज कर सकते हैं बेटा, E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। और अगर आप ध्यान करें तो इन दोनों में जो पोटेंशियल हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो E0 सेल की वैल्यू मुझे दी हुई है 1.89। कैथोड कौन है यहां पर, सीरियम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो E0 मुझे फाइंड आउट करना है सीरियम 4+, अगर सीरियम 3+ में परिवर्तित होता है तो, माइनस कोबाल्ट, एनोड पे कौन गया, कोबाल्ट गया, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.28 वोल्ट। तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर E0 सीरियम 4+ से सीरियम 3+ की वैल्यू को निकालेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1.61 वोल्ट। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल को समझें, फॉर एग्जाम्पल हमें एक सेल यहां पे दिया हुआ है X सॉलिड X2+ और ये Y2+ Y सॉलिड में परिवर्तित होता है।
यहां पर E नॉट x से x2 प्लस हमें दिया हुआ है प्लस 0.82 वोल्ट और E नॉट y से y2 प्लस हमें दिया हुआ है प्लस 0.58 वोल्ट। हमें कहा गया है कि E नॉट सेल का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सेल में हम देख सकते हैं कि जो x से x2 प्लस है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये एनोड है, और ये राइट हैंड साइड में है तो ये कैथोड है। बट ध्यान रखिएगा यहां पर जो हमें पोटेंशियल दिए हुए हैं ये 0 से 2 प्लस, यानी ये दोनों क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर मेरे को ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, प्लस ई नॉट कैथोड, लेकिन ये क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो एनोड कौन है, x से x2 प्लस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हुआ, प्लस 0.82, प्लस कैथोड का हमें चाहिए रिडक्शन, ये हमें दिया हुआ है ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में हमें समझ में आता है कि वैल्यू इतनी रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 0.24 वोल्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ई नॉट सेल के मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर नर्स इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को रख दें, कांस्टेंट का मतलब जैसे R की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर हम ले लें 25 डिग्री सेल्सियस, फैराडे हम रख दें 96500, तो यही वाली जो इक्वेशन है इसको हम एक कंसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो अगर न्यूमेरिकल हमें करने हैं तो न्यूमेरिकल के लिए हम इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन कब आई, जब हमने इन सब वैल्यूज को, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको यहाँ पे पुट किया है। अगर हम यहां पर इक्विलिब्रियम पे बात करें, फॉर इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था, तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है इसलिए इक्विलिब्रियम पर जो ई सेल है वो कितना हो जाता है, 0। तो ई सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन का रेशियो निकालते हैं तो ये हमारे पास आएगा K इक्विलिब्रियम के बराबर। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर मैंने लिखा जिंक सॉलिड है और कॉपर 2 प्लस है और ये इक्विलिब्रिएट होते हैं जिंक 2 प्लस और कॉपर सॉलिड में, तो अगर हम इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो ये आ जाएगा Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, क्योंकि कॉपर तो सॉलिड है और यहाँ पे जिंक भी सॉलिड है, सॉलिड के लिए कितना होता है एक्टिव मास 1 होगा। तो Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस को हम कितना लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम के बराबर लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर ई सेल को मैं 0 कर दूं तो इसका मतलब ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 0.0591 अपॉन n लॉग K इक्विलिब्रियम। तो अगर कभी K इक्विलिब्रियम निकालना है तो हम वहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू से K इक्विलिब्रियम का मान ज्ञात कर सकते हैं, या अगर कभी K इक्विलिब्रियम का मान दिया हुआ है तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम ई नॉट सेल का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।
अब यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं। हमने पढ़ा ई सेल हुआ ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, और इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग के इक्विलिब्रियम। या अगर हम इसको ऐसे लिख दें, भाई ई नॉट सेल को इधर लेके आ जाए, तो किसके बराबर हो जाएगा 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम के। और अगर आप ध्यान दें तो ये वाले किसके बराबर है, ये है हमारे पास में डेल्टा जी की वैल्यू, यानी जो गिब्स की मुक्त ऊर्जा है। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आ गया, माइनस NF ई नॉट सेल, या डेल्टा जी नॉट को मैं लिख सकता हूं माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार से अगर हमें के इक्विलिब्रियम का मान पता है तो हम यहां पर मुक्त ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, आप इसको डेल्टा जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेल्टा जी हो जाएगा माइनस NF ई सेल। अब ध्यान रखिएगा, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि अगर डेल्टा जी का मान 0 से कम हो, यानी नेगेटिव में होगा, तो जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी वो स्वतः प्रक्रम हो सकता है। और अगर डेल्टा जी का मान 0 से ज्यादा हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए, तो ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी 0 के बराबर आ जाएगी तो इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो अगर हमने कोई सेल डिजाइन किया है और हम जानना चाहते हैं कि वो सेल काम करेगा या नहीं करेगा, तो हम उसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो डेल्टा जी नॉट इतना अच्छा पैरामीटर नहीं है, हम डेल्टा जी के हिसाब से ही निकालते हैं, बट यू कैन टेक डेल्टा जी नॉट ऑल्सो। ठीक, तो अब डेल्टा जी नॉट, इसको मेरे को नेगेटिव करना है बेटा। ये नेगेटिव कब होगा, जब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर हमें स्पॉन्टेनिटी के लिए गेन करना है तो स्पॉन्टेनिटी के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, जो के इक्विलिब्रियम है इसका मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं के इक्विलिब्रियम को 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो डेल्टा जी मेरे पास आ जाएगा 0, जो इक्विलिब्रियम को बताएगा। अगर ये 1 से कम है तो वैल्यू किस में आएगी, लॉग की नेगेटिव में, तो इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर हमें स्पॉन्टेनियस देखना है तो स्पॉन्टेनिटी के लिए 3 कंडीशन हो गई भाई। एक तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। दूसरी हो गई डेल्टा ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और के इक्विलिब्रियम का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए इनसे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ध्यान रखना है बच्चे, आपको इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 है, ठीक है, ई नॉट सेल का मान 0 नहीं है। ई नॉट सेल का मान 0 हो सकता है किसमें, कॉन्संट्रेशन सेल में, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। तो कॉन्संट्रेशन सेल, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप है चाहे वो इलेक्ट्रोड टाइप है, उनके लिए ई नॉट सेल का मान 0 होता है।
इक्विलिब्रियम पर ई सेल का मान 0 होगा। इसको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी। वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि सेल जो हमने बनाया है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, यानी उस सेल की स्वतंत्रता को बताएगी। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन हमें दी हुई है जिसमें निकेल सॉलिड है और ये 2Ag+ के साथ अभिक्रिया करता है जिसकी सांद्रता 0.002 m है। ये निकेल सॉलिड निकेल 2+ में परिवर्तित हुआ जिसकी सांद्रता 0.160 m हुई, और ये जो Ag आयन है ये यहां पर सिल्वर में रिड्यूस हुए। हमें दिया गया है E0 सेल इस रिएक्शन के लिए 1.05 वोल्ट है। हमें यहां पर EMF फाइंड आउट करना है। तो EMF का मतलब हुआ हमें यहां पर E सेल के मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नर्स इक्वेशन लिखेंगे। नर्स इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन, अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज हुआ, ये गया 0 से 2 में तो 2 का चेंज हो रहा है, और ये +1 से 0 में गया, ये भी 2 का चेंज हो रहा है क्योंकि 2 Ag है मेरे पास में। तो जाएगा 2 log, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, निकेल का, तो हम यहां पे लिखेंगे 0.160, और रिडक्शन किसका हुआ, Ag का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे पास में 0.002। बट ध्यान रखिएगा अगर हम कभी भी कोई एक रिएक्शन लिखते हैं बैलेंस करने के लिए और उसमें जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएंगे वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा पावर में जाते हैं। तो यहां पर कितना है 2, तो ये मैं लिख दूंगा 2। तो ये हमारे पास में इस तरह से रिएक्शन आएगी। E0 सेल का मान हमें दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 0.160 अपॉन 0.002 की पावर 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 0.91 वोल्ट। और क्योंकि ई सेल का मान पॉजिटिव है, या E0 सेल हम पहले देख सकते हैं पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो सेल होगा ये एक स्पॉन्टेनियस सेल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निम्न समीकरण पर आधारित है। समीकरण हमें दी हुई है E सेल Mg2+ लिख लेते हैं, ऑफ Mg2+ 2Mg इज इक्वल टू E0 Mg2+ Mg माइनस 0.05
9/2 log 1/mg2 plus ion। तो वो हमें बोल रहा है Mg2 plus Mg तथा log Mg2 plus के मध्य ग्राफ कैसा तो हमें यहां पर इन दोनों के बीच में एक ग्राफ को प्लॉट करना है। तो इसको मैं y = mx + c मान के अगर करूं, ठीक है, देखिए हमें यहां पे ग्राफ प्लॉट करना है log mg2 प्लस में, और ये मेरे पास कितना है बेटा, ये log 1/mg2 प्लस है। अगर मैं सॉल्यूशन देख रहा हूं तो हम इसको लिख सकते हैं E mg2 plus mg is equal to E0 mg2 plus mg plus 0.059/2 log mg2 plus। भाई हम mg2 plus को ऊपर ले गए, माइनस में चलना रहेगा प्लस में। अब हमें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है बेटा, ग्राफ हमें प्लॉट करना है इसके बीच में और इसके बीच में। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो एक पॉजिटिव स्लोप के साथ आएगा, और उस पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू कितनी होगी 0.059/2, और जिसका इंटरसेप्ट कितना होगा E0 mg2 plus mg। तो यहां पर अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहां पर हमारे पास है E mg2 plus mg, और इधर है हमारे पास में log mg2 plus। तो एक इंटरसेप्ट वैल्यू मुझे मिलेगी जिसका पॉजिटिव स्लोप मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको हम यहां पर y = ये इसको हम mx मान लें और इसको हम c मान लें, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां पर अगर स्लोप की वैल्यू आएगी तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये वाली जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, ये स्लोप वैल्यू आ जाएगी, यानी इसके ढलाव। और ये किसकी वैल्यू होगी, ये इसके इंटरसेप्ट वैल्यू आएगी। दिस इज द इंटरसेप्ट वैल्यू जो मुझे यहां से मिलेगा। तो ये वाला जो मान है ये किसका मान है, ये E0 mg2 plus mg का मान है, और यहां से जो स्लोप आएगा ये 0.059/2 के बराबर। ठीक, अब हम इस नर्स इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन को समझ लेते हैं कि ये कहां कहां पर यूज हो सकती है। तो पहला है इन प्रिडिक्टिंग pH ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी विलयन का pH किसके बराबर होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी उसमें H प्लस आयन की कितनी सांद्रता होगी उसका अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो हमें pH की वैल्यू को दर्शाता है। अब सपोज हम एक यहां पर रिएक्शन ले रहे हैं, प्लैटिनम पर हमने H2 गैस को लिया है जिसको हमने H प्लस विलयन में डुबाया है, जिसकी pH वैल्यू कुछ x के बराबर है।
और यहाँ पर Cl माइनस, ये भी 1 मोलर सांद्रता का है, और यहाँ पे हमने Hg2Cl2Hg, यानी हमने कैलोमल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों को मिला के एक सेल का निर्माण किया है। अब हमें यहाँ पर pH के मान को ज्ञात करना है। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो H2 है वो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब थोड़ा सॉल्यूशन समझ लें पहले। तो एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर यहां पर जो H2 गैस है ये ऑक्सीडाइज हो रही है 2H प्लस में, और ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और अगर हम E0 निकाल रहे हैं H2 से H प्लस का, तो हमें पता है ये स्टैंडर्ड वाला है, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 0 वोल्ट। अगर हम कैथोड पर देखें तो कैथोड पे हम कैलोमल यूज कर रहे हैं, तो यहां पर Hg2Cl2 जो सॉलिड में है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये हमें 2Hg लिक्विड फॉर्म में प्लस 2Cl माइनस देगा। और यहां पे जो हमें E0 मिलता है ये 0.26 वोल्ट के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर सेल रिएक्शन लिखूं तो सेल रिएक्शन कितनी हो जाएगी, सेल रिएक्शन मेरे पास होगी H2 प्लस Hg2Cl2 gives 2H प्लस 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस। ये हमें मिली यहां पर सेल रिएक्शन। और क्योंकि ये 0 है तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो E0 सेल कितना आ जाएगा, E0 सेल हमारे पास आएगा 0.26 वोल्ट। तो अब इसके लिए अगर हम नर्स इक्वेशन लिख रहे हैं तो नर्स इक्वेशन मेरे पास आएगी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ 2 लॉग H प्लस आयन का स्क्वायर, क्योंकि ये तो गैसियस फॉर्म में है। तो हम यहां पर अगर गैसियस कुछ दिया हुआ है तो मैं इसका प्रेशर लिख लेता हूं, और हमें पता है कितने एटमॉस्फेयर पे होता है, ये 1 atm प्रेशर पे होता है। तो ई सेल की वैल्यू अगर हम अब यहां से pH को निकाल रहे हैं, सेल प्लस 0.0591 इंटू pH, भाई ये हो गया नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग क्या होता है, ये pH के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में pH की वैल्यू यहां पे आ जाएगी E सेल माइनस E0 सेल अपॉन 0.0591। तो इस तरीके से अगर हम pH को निकालेंगे तो pH का मान हमारे पास आएगा E सेल माइनस E0 सेल अपॉन 0.0591। और यहां पर अगर E0 सेल को देख रहे हैं तो E0 सेल किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास E0 जो मेरे पास में रेफरेंस है माइनस E0 किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो इस तरीके से हम यहां पर pH की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने समझा नर्स इक्वेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स इक्वेशन, कंपटीशन में और बोर्ड में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने समझा कि हम कैसे नर्स इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई सेल के मान को ज्ञात कर सकते हैं और सेल के विभव को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।